हाँ मिल जाता है। अच्छा अब हमारे पास कैरी डाउन आ गया। अब मसला था कि हमने एक किया था इक्वेशन के साथ एक्स लेट करके, और एक हमने किया था परसेंटेज के साथ। अब यहां पर ना सब परसेंटेज वाले बंदे को ना फुल नॉलेज होना चाहिए, और एक्स वाले को बगैर नॉलेज के भी काम चल जाता है। एक्स वाले बंदे ने सिर्फ जो चीज एक मिसिंग है ना उसको लेट करना है, और लेट उसको करना है जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, या जिसके ऊपर वो चीजें बेस कर रहे हैं। अब पहले हम परसेंटेज के साथ करते हैं। हमने देखा कि हम जब डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं ना, तीन चीजों को अलग अलग करके करते हैं। कौन सी तीन चीजें? ब्रॉड ऑन को अलग करते हैं, डिस्पोजल को अलग, और एडिशन को अलग। ऐसे किया करते हैं। अब हमारे इस ब्रॉड ऑन यानी जो हमारे पास ये अमाउंट है ये कैरी डाउन है। अब कैरी डाउन आया कैसे करता है? एक ब्रॉड ऑन होता है, उसमें एडिशन प्लस होता है, डिस्पोजल माइनस, डेप्रिसिएशन भी माइनस, और वो अमाउंट आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अमाउंट हमारे पास पड़ी हुई है इसमें डिस्पोजल माइनस हुआ है, 15% डेप्रिसिएशन भी माइनस हुई है, बट एडिशन इसके अंदर ऐड है। एडिशन इसके अंदर ऐड है। और आपको पता है जब हम कभी कोई प्लस माइनस करते हैं ना तो सबसे पहले उसका टाइम सेम करते हैं। ये याद है या नहीं? सबसे पहले उसका टाइम सेम करते हैं। तो इस अमाउंट के अंदर जो एडिशन होगा वो पूरा के पूरा 6 लाख नहीं होगा। 6 लाख तो उसकी कॉस्ट है। इस अमाउंट के अंदर 6 लाख की बुक वैल्यू होगी, क्योंकि ये तो बात कंफर्म है ना कि यहां पर भी बुक वैल्यू आती है और यहां पर भी बुक वैल्यू आती है। ये बात तो आपको पता है ना। तो अगर यहां पर बुक वैल्यू आती है तो 6 लाख ओरिजिनल कॉस्ट से शामिल, अब खुद देखें यहां पर जो भी डेप्रिसिएशन आएगी बाद में वो 3 डेप्रिसिएशन का मजमूआ होती है। एडिशन की डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल की, और ब्रॉड ऑन की। तो एडिशन की भी डेप्रिसिएशन माइनस होके आई आता है ये, और अपनी डेप्रिसिएशन ब्रॉड ऑन की भी माइनस हो चुकी है। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये अमाउंट क्या सिर्फ ब्रॉड ऑन की वैल्यू है या इसके अंदर एडिशन भी है, डिस्पोजल भी है, डिस्पोजल। तो अब हमने इसमें से क्या माइनस करना है? एडिशन। 6 लाख से माइनस करूं या पहले उसकी बुक वैल्यू फाइंड करूं? पहले बुक वैल्यू फाइंड करूं। तो मैं क्या करूंगा, इस 6 लाख का 15% लूंगा, और 6/12 से, क्योंकि अभी इसके गुजरे 6 महीने, 45,000 इसकी डेप्रिसिएशन है एडिशन की। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी हुई? 5,55,000। तो मैं यहां पर देखता हूं मेरे पास कैरी डाउन कितना है टोटल? 11,144। आपने खुद कहा कि इसके अंदर एडिशन है, मैंने तो कहा ही नहीं। अगर इसके अंदर एडिशन है तो क्या 6 लाख से है या 5,55,000 से है? क्योंकि 6 लाख का वो टोटल है और 45,000 का वो डेप्रिशिएट हो गया। उसकी जो बुक वैल्यू है ना इस टाइम साल के एंड पे वो कितनी है? 5,55,000। तो इस अमाउंट के अंदर एडिशन भी है, और हम तो तीनों को अलग अलग करके डेप्रिशिएट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 5,55,000 माइनस कर, मेरे पास ब्रॉड ऑन बच जाएगा प्योर। कितना बच गया? 589,875। अब ये सिर्फ ब्रॉड ऑन है, मान रहे हो ना? अब तो ये सिर्फ, और क्या मैं डायरेक्ट 15% अप्लाई कर सकता हूं इसके ऊपर या नहीं? 15% भी अप्लाई नहीं कर सकते हूं क्योंकि ये डेप्रिसिएशन भी इसमें से माइनस। तो ये है 85 मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ब्रॉड ऑन की वैल्यू आ जाएगी, और अगर 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, क्योंकि गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। कितनी अमाउंट आ गई? 104,096। फिर मैं डिस्पोजल की बात कर लूं। हाँ जी, डिस्पोजल की बुक वैल्यू आपको चाहिए? जिस दिन बेचा वही बुक वैल्यू चाहिए या साल के शुरू तक? और ये देखें यही वाला है ना 5 लाख वाला डिस्पोजल वर्किंग वन वाला। अब से सिर्फ मैं क्या करूंगा, इतने फैक्टर की बुक वैल्यू फाइंड करूंगा। ये बात पता है ना? हम क्या करते हैं कि ये जो आखिरी फैक्टर लगाया है ना, इससे जिस दिन बेचा उस दिन की बुक वैल्यू आई है। आखिरी फैक्टर निकाल दो तो कौन सी बुक वैल्यू आएगी? साल के शुरू तक।
तो मैंने सिर्फ इतना किया तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, कितना 361,250 3,61,250। सवाल तो हो गया फिर। डिस्पोजल की बात बुक वैल्यू 361,250 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितना आ गया जी? देखें, डिस्पोजल की बुक वैल्यू चाहिए होती है हमें साल के शुरू की। तो जो एसेट मैंने खरीदा है 5 लाख का, ये कल वाला सवाल में कंटिन्यू किया है ना, ये कल वाला पहले लेक्चर ओके करना है। 5 लाख का मैंने एसेट लिया है ना, अब उसे मुझे साल के शुरू तक की बुक वैल्यू चाहिए, तो 2 साल का हमने उसको डेप्रिशिएट कर दिया, तो ये उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी साल के शुरू तक की। ये गिवन भी थी, कल हमने किया हुआ, ये हमने इसके साथ ये फैक्टर भी लगाया हुआ है, लेकिन इसमें ये फैक्टर नहीं लगाएंगे। क्यों भला? क्योंकि ये तो 6 महीने एंड तक चला जाएगा, हमें साल के शुरू तक चाहिए, तो सिर्फ यहां तक मैंने बनाया। उसके बाद एडिशन की भी चाहिए होती है। एडिशन कितने का है, रेट कितना है, टाइम कितना है, ये आप बगैर कुछ किए भी कर सकते थे, क्योंकि पहले आप इसको, ये मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है। जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो ना, मतलब एक दफा करने के बाद, फिर आपको हर मेथड आसान लगने लग जाए। ये पहली दफा मुश्किल लगता है। तीनों को प्लस करो, 176 118 176 189। बस सवाल तो हो गया फिर। 176 18, अब वो क्लोज कर दे, इन तीनों को प्लस करके 6 लाख माइनस कर दे, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 1055 220। चलो 1 रुपए का किसी का ऊपर नीचे मसला आ जाता है तो वो एडजस्ट कर लेना। 1055 ये तो था परसेंटेज वाले मेथड से। इसलिए ना कल हमने सिर्फ इस इतने वाले पोर्शन के ऊपर ना एक घंटे से ज्यादा टाइम लगा दिया था, तो इसलिए छुट्टी करना ऑप्शन नहीं है अब आपके पास। बड़े हो गए हो, कैफ में आ चुके हो, तो बड़े बड़े हो जाओ। छोटे मोटे अगर कोई मसले या घर में कोई ऐसा वैसा हो जाए मसला, तो छुट्टी ना करके बैठ जाया करो। और हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी नहीं ये सोचा करो कि आज मेरी 4 क्लासेस नहीं है, एक ही क्लासेस मैंने क्या करने जाना है, वो क्लास भी आपकी ही है। तो हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है और हर पेपर इंपॉर्टेंट होता है। पास होने के लिए चाहे पेपर कोई भी फेल हो जाए, सपोज दैट आपके मुश्किल पेपर सारे पास हो जाए, एक आसान पेपर फेल हो जाए, तो आई कैप आपको डिग्री दे देगा। वो आसान पेपर भी आपको पास करना पड़ेगा। तो आसान तो वैसे इसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सीरियस तरीके से, कोई भी कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि इसकी क्लास नहीं है तो मैं आज नहीं जाता, क्योंकि सिर्फ एक क्लास क्या करने जाऊं, एक क्लास भी आपकी। अब मैं एक्स वाले मेथड से करवाऊं। देखिए एक्स वाले मेथड में अगर मैं करता तो मेरे पास ये 2 अमाउंट ना होती, ये वाली अमाउंट भी और ये वाली अमाउंट भी, तो मैं इसमें से एक अमाउंट को एक्स सेलेक्ट कर लेता, ऐसा ही है। और ये अमाउंट भी मेरे पास ऐसी बात नहीं थी, तो मैं क्या करता कि ब्रॉड ऑन को एक्स सेलेक्ट करके, क्योंकि सारी वर्किंग तो हम कर चुके हैं, आपके पास लिखा हुआ है ना, तो आपसे मैं पूछ पूछ के लिखता जाऊंगा। जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन हम फाइंड करते हैं ना, हमने लेट कर लिया कि ब्रॉड ऑन मेरे पास एक्स है, और ये एक्स की बुक वैल्यू है, क्योंकि हम बुक वैल्यू पे लेजर बना रहे हैं। लेट कर लिया हमने, सॉरी डेप्रिसिएशन हम फाइंड करने जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन फॉर 30th June 2010 11 है, जो भी साल है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, ब्रॉड ऑन माइनस और डिस्पोजल की बुक वैल्यू, डिस्पोजल की साल के शुरू की बुक वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है। तो हमने क्या करना है, ब्रॉड ऑन एक्स है माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू अभी फाइंड की थी 361 इनटू, ऐसे ही करना था। कितना आंसर आ गया, 0.15 को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 0.15x माइनस 54
188। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना था? 361250 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय कितनी वैल्यू आ गई? 27094। फिर एडिशन 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12 45,000। इनमें सबको प्लस करूंगा तो क्या आंसर आएगा? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। मैं जब प्लस करूंगा तो इस सबको प्लस करूंगा तो मेरे पास आंसर जो आ रहा होगा ना वो कुछ इस तरह से आ रहा होगा 0.15x। इन दोनों को प्लस करके ये माइनस हो रहा होगा। इन तीनों को प्लस करूंगा ना मैं 0.15 माइनस 54188 प्लस 27094 प्लस 45,000। तो करो जरा 45,000 प्लस 27094 माइनस 54188 प्लस में 1790। ये मेरे पास आ गई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इन फॉर्म ऑफ एक्स। इन फॉर्म ऑफ एक्स। अब अगर मैं ये हो गया नोट या कोई नोट कर रहा है? अब मैं वापस जाता हूं अपने ओरिजिनल सवाल के ऊपर। मैं 1 बजे आ गया तो 1 बजे में कर लेंगे, तो नहीं तो फिर 3 बजे। फिर कुछ बात आपको पहले क्लास करवा देना, 12 से 1 इंग्लिश करवा देना और 1 से 2 करवा देना वो स्टैट्स, बल्कि आधा घंटा में ब्रेक भी चाहिए होती है। फिर उसके बाद जी आपके पास जी आपको प्लस करने रूल्स नहीं पता, इनको प्लस करना मैंने सबको। दिस वैल्यू तो ये माइनस हो जाएगी ना मैंने, जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो इसके साथ ही माइनस लिखा हो तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा अब आ जाए जरा वापस थोड़ा सा, यहां पर जो अमाउंट लिखी हुई है ये एक्स है ना, ये तो अमाउंट नहीं है ना, ये तो हमने फाइंड करनी है और इस जगह पर हमने अमाउंट फाइंड कर ली है। आपको पता है जो इक्वेशन बनानी है ना लेजर की, तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है। डेबिट इज इक्वल टू, तो इसमें डेबिट साइड पर क्या है भला? एक्स प्लस 600,000 इज इक्वल टू, इस साइड पर क्या था? 334,156 प्लस ये अमाउंट नहीं है 176,189 ना लिख दें क्योंकि ये तो है ही नहीं। इसकी जगह क्या है? 0.15x माइनस प्लस कितना? 179 प्लस 1144,787। अब ये जो वैल्यूज है ना, ये 6 लाख, इन सबको प्लस करके 6 लाख की तरह कर माइनस कर दो और 0.15x उधर ले जाओ तो सॉल्व फॉर x करें तो आपका x का आंसर आ जाएगा, वो यहां पर पुट कर देना और आपका दूसरी जगह पर इस x की जगह वैल्यू पुट करके ये जो नंबर आ रहा है ना ब्रैकेट में सर यानी बॉक्स के अंदर, यहां पर x पुट करके ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा, या फिर वैसे ही बैलेंस करके भी आंसर तो आ जाएगा। तो ये इक्वेशन वाला मेथड ठीक है जी। तो आपके जो अच्छे और मुश्किल सवाल है वो भी हो गए। अभी जो हमने कॉस्ट मॉडल के क्वेश्चन कर लिए हैं ना, वो एक दफा मैं आपको बता देता हूं कि जो अभी नहीं करने आपने वो भी मैं बता देता हूं। जो हमारे अच्छा जो पीछे एग्जांपल्स है ना वो आपने खुद जज करनी है कि कौन से क्वेश्चन, ये जो पीछे एग्जांपल्स गिवन है ना इसमें से खुद जज करना है कि कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो और कौन से नहीं कर सकते, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए क्वेश्चन पढ़ के। मैं आपको पास पेपर के क्वेश्चन जो हमारे हो चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन सोचना भी ना, दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा सा भी ठहर जाओ, ये हमारा हो चुका है, ये आपको वैसे ही याद आ गया होगा। ये असाइनमेंट का ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर 4 भी अभी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है, ये हमने कर भी लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 आप कर सकते हो, आपने ना किया ना तो आपको टेस्ट में मिल जाएगा। मतलब
ये क्वेश्चन आपका टेस्ट में नहीं आया तो आ जाएगा, और मतलब इसलिए कॉन्शियस हो जाइए, ये मतलब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अल्फा लिमिटेड वाला हो चुका है, उसके बाद अकमल ब्रदर वाला हो चुका है, ये अभी नहीं, ये इसका बी पार्ट हो चुका है, एक्सचेंज केस 12 का बी पार्ट 13 हो चुका है। ये कॉस्ट मॉडल वाले हैं जो हम छोड़ रहे हैं ना, वो रिवैल्यूएशन मॉडल वाले हैं। अच्छा ये एरर वाला है, आप कर तो सकते हो, इसके ऊपर ना क्वेश्चन मार्क लगा लो, करना चाहो तो कर लो, वरना वेट करना चाहो तो वेट भी कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर थोड़े एरर्स हैं तो एरर को रेक्टिफाई करना है, तो कर सकते हो वैसे ही है। आप अगर कोई मतलब बोर हो रहा हो तो घर में तो बंदा ये सवाल उठा लेता। इसका बी पार्ट आप कर सकते हो। कामरान एंटरप्राइज हो चुका है, ये आप कर सकते हो। 19वां का आधा पार्ट हो कर चुके हैं और बाकी आपका टेस्ट में आना है। 21वां भी हो चुका है, 23वां भी हो चुका है, 25 हो चुका है, 26 नवीद एंटरप्राइज, ये तो अभी अभी ताजा ताजा हुआ है, 26 और 27। 31 MJE मौला जट वाला, ये आप कर सकते हो। मतलब ये समझो कॉन्सेप्ट वही है जो हमने कर लिया है। इसके अंदर भी एरर वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब अब मैंने बाद में करवाना है, अगर किसी को मसला हो तो कर सकता है। ये भी क्वेश्चन, ये भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, मतलब इसके अंदर ना कुछ एंट्रीज वो गलत पास कर देता है, हमने उसको ठीक करना होता है। ये हो गया है। ये भी एरर वाला है, बल्कि ये एरर वाला नहीं है। जनरल एंट्रीज अकाउंट दिसंबर इनवॉइस, अच्छा नेक्स्ट हुए ना, एडजस्टमेंट करनी है ना, नहीं ये आप कर सकते हो, और ये एक अच्छा सवाल है, बल्कि ये कल का होमवर्क में, ये कल का होमवर्क 39। बाकी सवाल जैसी बात है, आपने टेस्ट की जब भी तैयारी करनी है ना, जो सवाल आप कर चुके हो उसको दोबारा करना, फिर आपको सही समझ लगेगी। अकाउंटिंग का कम से कम हर सवाल आपके हाथ से 3 दफा गुजरा होना चाहिए, अनसीन, मतलब बगैर सोल्यूशन देखे, तो पेपर पास हो जाता है। नहीं तो 3 दफा आई गैप करवा लेता है, ठीक है, इसलिए खुद 3 दफा कर लेना, पहले एक ही दफा 3 दफा कर लेना। और ये क्वेश्चन हमारा ये 41 भी हो चुका है, और ये आपका दूसरा होमवर्क हो गया। अच्छा इसके अंदर ना ये ऐसे फजूल सा सवाल है, ढेर सारे लेजर बनाने हैं, इसके अंदर जो नीचे लिखा होगा ना प्रिपेयर रेलेवेंट लेजर्स, ये कर लेना, और ये ना रहने देना, बी पार्ट ना करना, सिर्फ ए पार्ट करना, सिर्फ इसके लेजर, फर्नीचर का लेजर, मशीन का लेजर, उसमें ना डिफरेंट एसेट दिए हुए हैं, प्लांट आपने ना कुछ 4-5 लेजर बना ले, तो बस ये लेजर बना लेना। ये भी हो चुका है, ये हो चुके हैं। तो ये कॉस्ट वाले हैं, एसेट की कॉस्ट फाइंड करना, कौन सी चीजें ऐड करनी है कौन सी इग्नोर करनी है, ये सारे वही हैं। ये भी हो चुका है। मतलब ये सवाल मैं आपको वो बता रहा हूं जो कॉस्ट मॉडल के हैं,
मतलब आप जब टेस्ट हुआ करेगा ना, तो अगर आपने प्रैक्टिस करने के लिए आपको मटेरियल चाहिए हो ना, तो ये वो मटेरियल है। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। मतलब ये सारे कॉस्ट मॉडल के थे, ठीक है। तो जो कॉस्ट मॉडल वाले सवाल हैं वो ये हैं, बाकी जो मैंने टेक्निक करवाया वो रिवैल्यूएशन मॉडल के हैं। आपने जब टेस्ट, जाहिर सी बात है नेक्स्ट मंडे को टेस्ट होना है, तो आपने उसकी तैयारी तो करके आनी है। तो तैयारी करने के लिए ये आपके पास डाटा है, आप लोग तैयारी करो, कोई मसला हो तो फिर मुझसे पूछ लेना। चलिए अभी जी 39 है मेरे ख्याल में, 39 और 42 का ए पार्ट, 39 और 42 का ए पार्ट। अच्छा थोड़ा सा एक चीजें देख लें, अगर आपके पास कोई और मेथड आ जाता है डेप्रिसिएशन का, तो उसकी जर्नल एंट्री, लेजर सब कुछ सेम है, बस डेप्रिसिएशन फाइंड करने का तरीका चेंज होगा। अगर वो आपको सवाल के अंदर ये कहता है कि जनाब डेप्रिसिएशन आप फाइंड करें नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर, नंबर ऑफ या नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स बहुत कम पेपर में आता है, सम ऑफ डिजिट्स बहुत कम आता है पेपर में, ना होने के बराबर है। आज तक नहीं आया, वो पीआरसी में याद है थोड़ा सा अगर आए तो, अदरवाइज ये नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ यूनिट्स वाला आ सकता है। तो उसमें हम कैसे करते हैं, कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, या अच्छा या को हम नहीं लिखते क्योंकि कोई इसको ना डिवाइड ही ना समझ ले, मल्टीप्लाइड बाय एनुअल आवर्स यूज्ड। इसका मतलब क्या है, समझ ले, एसेट की टोटल कीमत क्या है, एसेट की रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देंगे अगर है तो, और डिवाइड कर देंगे जितने उसने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर नंबर ऑफ आवर्स इस्तेमाल होना है, डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय जिस साल की आप डेप्रिसिएशन फाइंड कर रहे हो उस साल कितने घंटे इस्तेमाल। और बिल्कुल यूनिट वाला भी यही काम है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी का मतलब उसने अपनी सारी जिंदगी में कितने एक्सपेक्टेड यूनिट बना सकती है, वो तो एक्सपेक्टेड ही है, मल्टीप्लाइड बाय एनुअल प्रोडक्शन। अब इस एनुअल प्रोडक्शन का मतलब क्या है, एनुअल प्रोडक्शन का मतलब है कि उस साल, जिस साल की आप डेप्रिसिएशन फाइंड करना चाह रहे हो, 2 सालों की, यहां पर टाइम फैक्टर नहीं लगता दोनों में, वो 6/12, 3/12, 1/12, क्यों, क्योंकि अगर आप एक महीना एक मशीन चलाओगे तो यूनिट भी उतने बनेंगे, ठीक होगी बात। तो आपने यहां पर कभी भी टाइम फैक्टर नहीं लगता। तो ये भी आपके ना नेक्स्ट टेस्ट की मैं तैयारी करवाना अभी से शुरू कर दूं ताकि परेशानी ना हो, ठीक है। तो बाकी फिर इंशाल्लाह कल ही पढ़ेंगे।